हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी साइंस क्लास। और आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है ग्रेविटेशन क्लास 11 फिजिक्स। तो आज हम बात करेंगे बच्चों केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर। प्लैनेट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसके ऊपर केपलर ने 3 नियम दिए थे जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम एक नीट का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो केपलर के सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड था, जो 2018 में आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था। आज हम देखेंगे कि कैसे केपलर्स के थर्ड लॉ और सेकेंड लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। केपलर का पहला नियम क्या था बच्चों? तो पहला जो नियम था केपलर का वो ये था कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट around the sun is an ellipse with the sun at one of its foci। तो बच्चों आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि एलिप्स क्या होता है और फोकाई क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि ये होता है सर्कल। सर्कल में एक सेंटर होता है। सेंटर से अगर हम इस सर्कल के बाउंड्री पे कहीं भी चले जाए तो वो जो डिस्टेंस होता है ये हमें पता है ये सेम है, और जिसको हम बोलते हैं रेडियस, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस सर्कल को ना चपटा कर देता हूं। ठीक है। तो कुछ ऐसे मुझे शेप मिलेगा बेटा, राइट। तो खास बात क्या होती है ना एलिप्स में, जैसे सर्कल में सेंटर होता है, एलिप्स में बच्चों फोकस होता है। तो 2 फोकस होता है जिसका प्लूरल फॉर्म है फोकाई। तो इसके 2 फोकस होते हैं बच्चों। लेट दिस बी F1 और इस फोकस को हम मानते हैं F2। एलिप्स का खासियत क्या होता है बच्चों कि इसके बाउंड्री पे हम कहीं भी चले जाए। ठीक है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है A, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना F1 से और F2 से, लेट ये जो डिस्टेंस है बच्चों मान लेते हैं ये L1 है और ये जो डिस्टेंस है वो है L2। मतलब ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है फोकस F1 और F2 से, ये हमेशा बच्चों कांस्टेंट रहता है। यही खासियत होती है एलिप्स की। क्लियर? ये कहीं भी हम चले जाए, ये जो सम होगा किसी भी पॉइंट का, दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम होगा बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर मान लो ये पॉइंट यहां भी आ जाए सपोज, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं इसको L3, ये L4। ठीक है। तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L3 प्लस L4। इनका वैल्यू जो होता है ना बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है, हम एलिप्स में कहीं भी चले जाए। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ था ना वो ये था कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। मतलब जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है सन के चारों तरफ वो एक इलिप्स शेप का होता है जिसके एक फोकस पे सन होता है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर। तो ये है बच्चों हमारा फर्स्ट लॉ। डायग्राम हमेशा से मेरा खराब ही रहता है। तो ये है बेटा एक फोकस और ये है दूसरा फोकस। ठीक है। तो डायग्राम खराब है, मैं जानता हूं, तुम लोग ठीक कर लेना अपना। तो ये है बेटा सन। ठीक है। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं जिसके एक फोकस पे सन होता है और प्लैनेट रिवॉल्व करता है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। यही था फर्स्ट लॉ। तो मैं मान लेता हूं, चलो ये हमारा अर्थ है, ये है अर्थ,
ठीक है बच्चों। तो अब हम आते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और 2018 नीट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था। तो ध्यान से समझना बेटा इस लॉ को। तो ये लॉ क्या कहता है कि वो लाइन जो सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करता है, वो लाइन जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करता है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। कहने का मतलब है, मान लो बेटा आफ्टर 30 डे, 30 दिन के बाद अर्थ जो है वो रिवॉल्व करते करते, मान लो बच्चा वो यहां पे आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है, ये है हमारा अर्थ। तो ये जो लाइन है ये कितना एरिया स्वाइप किया, ये इतना एरिया स्वाइप करेगा, राइट। मान लेते हैं ये जो एरिया है ना वो है A1, और अर्थ को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हम मान लेते हैं 30 दिन का समय लगा, ठीक है। अब हम कोई और पोजीशन लेते हैं, मान लो अर्थ यहां पे था, ठीक है, अर्थ यहां पे था, फिर हम और 30 दिन का समय ले लेते हैं। 30 दिन बाद मान लो अर्थ यहां पे आ गया, तो ये जो प्लैनेट और सन को जो लाइन ज्वाइन करता है वो इस 30 दिन में कितना एरिया स्वाइप करेगा, इतना। तो अकॉर्डिंग टू केपलर के सेकेंड लॉ के अनुसार बच्चों, ये जो एरिया है अगर ये A2 है, देन A1 मस्ट बी इक्वल टू A2। कहने का मतलब है कि एक प्लैनेट जो होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। क्लियर। इसका कैलकुलस फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा है, dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। और याद रखना बच्चों, ये जो लॉ है केपलर का सेकेंड लॉ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज बेस्ड upon conservation of angular momentum। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लॉ से हमें एक और चीज समझ में आता है। देखो, जैसे मान लो अर्थ किसी एक टाइम पे यहां पे था, तो 30 दिन में इसने इतना एरिया स्वाइप कर लिया, 30 दिन में इसने इतना एरिया स्वाइप किया। तो अर्थ कहीं भी रहे, मान लो जैसे हमने नेक्स्ट पोजीशन मान लिया यहां, तो फिर अगर वो 30 दिन का अगर हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो लाइन अर्थ और सन को ज्वाइन कर रहा है, तो वो फिर किसी भी 30 डेज में जो एरिया स्वाइप करेगा ना, ये दोनों एरिया सेम होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मान लो अर्थ सन के नजदीक आता है, क्योंकि हमेशा तो सेम डिस्टेंस पे नहीं रह सकता है ना, प्लेनेट का जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ वो कोई सर्कुलर तो नहीं है, जो प्लेनेट कहीं भी रहे उसका सन से डिस्टेंस इक्वल होगा, ऐसा नहीं होता है, हम जानते हैं, राइट। तो अगर अर्थ सन के सामने आता है तो इसको स्पीड अपना बढ़ाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसको इक्वल एरिया स्वाइप करना है। तो यही कारण है बच्चों, याद रखना कि जब कोई प्लैनेट सन के सामने होता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। और इसी चीज के बेसिस पे, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2018 में आया था। क्लियर। तो ये याद रखना बच्चों, जब प्लैनेट सन के सामने होता है तो वो उसका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा एरिया स्वाइप करना है बाय फॉलोइंग केपलर्स सेकंड लॉ। सो अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, द लाइन joining the planet with the sun sweep equal area in equal interval of time। ठीक है, the line joining the planet with the sun sweep equal area in equal interval of time। ठीक
ठीक है, इसको हम एरियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं कि दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट ऑलवेज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, याद रखना। मैं अगेन थोड़ा रिपीट करता हूं। ठीक है, पहला लॉ में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। सेकेंड लॉ में बच्चों हमने ये जाना कि वो लाइन जो प्लेनेट और सन को ज्वाइन करता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप करता है। क्लियर? जैसे मान लो मैं रूम में झाड़ू लगाता हूं, मान लो, तो मेरा हाथ जो है वो स्वाइप होता है ऐसे करके, तो 2 सेकंड में मेरा हाथ इतना स्वाइप होता है। ठीक है, और एरिया कवर करता है 10 मीटर स्क्वायर का, तो हर 2 सेकंड में मेरा जो हाथ होगा वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया ही स्वाइप करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो तुम। ठीक है, कि वो लाइन जो अर्थ और सन को ज्वाइन करता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। इसको हम एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ फॉर एवरी प्लेनेट, सॉरी। ठीक है बच्चों, और इससे हमें दूसरा पॉइंट हमें ये समझना चाहिए इस लॉ के ऊपर कि जब प्लेनेट सन के सामने आएगा तो उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, दौड़ मतलब ज्यादा स्पीड में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको उतना ही एरिया स्वाइप करना है जितना उसने इस जगह पे किया था। राइट, यहाँ देख सकते हो एरिया कितना ज्यादा है, तो ये यहाँ भी ज्यादा एरिया स्वाइप करने के लिए उसको बहुत स्पीड जाना पड़ेगा। इसीलिए जब कोई प्लेनेट सन के सामने आता है ना तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि उसको इक्वल एरिया स्वीप करना है उतने ही समय में। अब हम आते हैं बच्चों थर्ड लॉ के ऊपर। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो। अब हम आते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड लॉ क्या कहता है ना बच्चों, थर्ड लॉ के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये इसी के बेसिस पे ये जो थर्ड लॉ था बच्चों, ठीक है, इसी को ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने यूज किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में। मतलब जब उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट किया था, ठीक है, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, उसको उस लॉ में इन्होंने केपलर के तीसरे नियम को ही यूज किया था फॉर्मुलेट करने के लिए कि कैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उसका वीडियो जो होगा मैं लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना। थर्ड लॉ क्या है बच्चों? थर्ड लॉ के अनुसार तो ये है हमारा एलिप्स। मैं जानता हूं उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, बट समझ लो एलिप्स है। ठीक है, इसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस पे है सन, लेट दिस फोकस बी F1, दिस फोकस बी F2। ठीक है बच्चों, एक फोकस पे सन है, ये रहा हमारा सन, और ये है बच्चों अर्थ। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है, अर्थ और सन के जो बीच का मीन डिस्टेंस है, चलो हम उसको मान लेते हैं r। अब यहां बच्चों मैंने मीन डिस्टेंस क्यों कहा? मीन डिस्टेंस कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमेशा डिस्टेंस तो सेम नहीं रहेगा ना प्लेनेट और सन के बीच का, वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये एलिप्स है, सर्कल तो नहीं है ना बच्चों। अगर सर्कल होता तो सेंटर से मैं कहीं भी चले जाऊं इसके सर्कमफेरेंस पे, यहां यहां यहां, हमेशा मेरा डिस्टेंस बच्चों सेम रहता हमेशा। लेकिन अर्थ का जो ऑर्बिट है या किसी भी जो प्लेनेट का जो ऑर्बिट होता है सन के चारों तरफ, वो एलिप्टिकल होता है, और हम जानते हैं वो डिस्टेंस सेम नहीं है। राइट, यहाँ पे देखो ज्यादा दूर है, जब यहाँ आएगा तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो मीन डिस्टेंस का क्यूब होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस, इसका जो क्यूब होगा वो किसी भी प्लेनेट का जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड होगा, ऑर्बिटल टाइम पीरियड मतलब एक प्लेनेट को सन के चारों तरफ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है। जैसे बच्चों अर्थ को लगता है 365 दिन, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो किसी भी प्लेनेट को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में जो टाइम लगता है उसको हम ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। तो
तो किसी भी प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है सन से, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऑर्बिटल पीरियड के स्क्वायर के साथ। मतलब आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड। सो इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं बच्चों, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द mean distance of planet from sun is directly proportional to the square of orbital period of planet, that is capital T. So R cube is directly proportional to T square। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल में अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी। T1/T2 का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना बच्चों, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और नीट के मॉडल पेपर अगर आप चेक करोगे टेस्ट पेपर, तो वहां पे आपको थर्ड लॉ के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे बहुत इजी रहता है बच्चों, हमें ना दो प्लेनेट का रेडियस का रेशियो दिया रहता है, ठीक है, कि एक का r है और दूसरा का 2r है या r/2 व्हाटएवर, तो हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे और वहां पूछ दिया जाता है कि बताओ अगर एक का टाइम पीरियड इतना है दूसरा कितना होगा। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड लॉ क्या है बच्चों, मैं अगेन रिपीट करता हूं कि सन और प्लेनेट के बीच का जो मेन डिस्टेंस है ना, इसका क्यूब उस प्लेनेट के ऑर्बिटल टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही है बच्चों थर्ड लॉ। कहने का मतलब है सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो प्लेनेट सन से जितना ज्यादा दूर होगा उसको कंप्लीट एक रिवोल्यूशन करने में उतना ज्यादा समय लगेगा। राइट, जैसे मर्क्यूरी ये सन के सबसे नजदीक है, इसलिए इसको बहुत कम समय लगता है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में, और जो प्लेनेट सबसे ज्यादा दूर है उसको उतना ही ज्यादा समय लगता है कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। तो बेसिक इसका एप्लीकेशन आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2018 जो नीट में आया था बच्चों, जो सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, सो अब हम आते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन आया था केपलर के सेकेंड लॉ के ऊपर 2018 नीट में। तो बच्चों नीट में जो क्वेश्चन आया था ना 2018 में, वो कुछ था द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड था और कितना इजीली सॉल्व हो गया। देखो, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट, द काइनेटिक एनर्जीज of a planet in an elliptical orbit about the sun the kinetic energies of a planet in an elliptical orbit about the sun at positions A, B and C at positions A, B and C are K sub A, K sub B and K sub C respectively। मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है
इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुन के कॉपी कर लेना। नीट में आया था बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा ये गया था बच्चों कि एक प्लेनेट का एक एलिप्स है, ठीक है, ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसके एक फोकस पे हमें पता है सन है, ठीक है, और इस ऑर्बिट में एक प्लेनेट है जो चक्कर लगा रहा है। तो इसके 3 पोजीशंस दिए गए थे बच्चों, एक दिया गया था सी, दूसरा दिया गया था बी, और तीसरा था बच्चों ए, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन में ये कहा गया था कि किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो के ए के बी एंड के सी दिया हुआ है प्लेनेट का। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट करना था, तो आप लोग ट्राई करना इसको। मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। ये रिस्पेक्टिवली AC इज द मेजर एक्सिस, AC, सो AC जो है बेटा मेजर एक्सिस है। जैसे एलिप्स के 2 एक्सिस होते हैं, एक माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस, ठीक है। तो AC इज द मेजर एक्सिस एंड SB इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये बेटा सन और SB जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है AC का। क्लियर? At the position of the sun as shown in the figure, then which of the following option is correct? तो बच्चों मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करना। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बी में है बच्चों के ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी। सी ऑप्शन है बच्चों के बी ग्रेटर देन के ए ग्रेटर देन के सी। और ऑप्शन डी है बच्चों के बी ग्रेटर देन के ए के बी ग्रेटर देन के ए ग्रेटर देन के सी। इसके बाद के ए लेस देन के बी लेस देन के सी। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो ये सन है और ये किसी भी प्लेनेट का अपना एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। वो प्लेनेट का बच्चों 3 पोजीशन दिया हुआ है, एक सी, एक बी और तीसरा ए। हमसे पूछा गया है कि बताओ किस पोजीशन पे इस प्लेनेट का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ओवरऑल यही पूछा गया है, ठीक है। ए पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो है के ए, बी पे है बच्चों के बी और सी पे है के सी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करें बच्चों और ट्राई करें, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो बच्चों देखो बहुत इजी क्वेश्चन था और ये सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन के ऊपर बेस्ड था। ये आया है सवाल नीट 2018 में। देखो बच्चों जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई प्लैनेट सन के सामने रहता है तो उसका स्पीड मैक्सिमम होता है, याद है आपको। दैट मीन्स अब हमें ये फाइंड करना है कि कौन प्लैनेट सबसे सामने है, सॉरी प्लैनेट किस पोजीशन पे सन के सामने है, राइट। तो ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन। तो अगर मान लो पोजीशन ए पर अगर उस प्लैनेट का जो स्पीड है बेटा वो va है, बी पर vv है और अगर सी पे vc है, तो हमें पता है केपलर्स के सेकंड लॉ के अनुसार जब कोई प्लैनेट सन के सामने रहता है तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको इक्वल एरिया स्वाइप करना होता है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। दैट मीन्स वी कैन से दैट va is greater than vv is greater than vc। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट होगा बच्चों वो ए पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा बी पोजीशन पे और उससे कम होगा सी पोजीशन पे। और वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। यही होता है ना। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। आई मीन जिस पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा होगा उस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। इसीलिए ऑप्शन
बी इज करेक्ट, के ए इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी। ठीक है, तो जब प्लैनेट ए पॉइंट पे होगा इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, उससे कम होगा बी पे और उससे कम होगा सी पे। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है ग्रेविटेशन में, मैं ऐसे ही करके वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, और मैं जितने भी वीडियोस बच्चों अपलोड करूंगा मैं देखूंगा अगर उसमें कोई भी नीट का क्वेश्चन आया है या जेई का सवाल आया है, ठीक है, तो मैं उसको भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।